नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजय पथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत ही जल्द नेक्स्ट मंथ सीजी कांस्टेबल का रिटन एग्जाम होने वाला है। जो लोगों ने भी फिजिकल क्लियर किया है उसका अब रिटन एग्जाम होने वाला है 14 सितंबर को। तो उससे रिलेटेड हमारी संस्था जो है वो टेस्ट सीरीज लेकर के आ रही है। इसके साथ ही साथ आपके लिए फ्री में यूट्यूब में इससे इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज लेकर के आ रही है, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, रिवीजन हो सके। तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज। पॉलिटी और हिस्ट्री का हम आपके लिए कॉन्टिन्यूस बेसिस पर एमसीक्यू सीरीज लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे एकेडमी में ये जो आपका सीजी कांस्टेबल है उससे रिलेटेड हमने टेस्ट सीरीज भी जारी की है, जिसकी फीस है मात्र ऑफलाइन के लिए 100 रुपए और ऑनलाइन के लिए 50 रुपए, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर टाइम दे सकते हैं, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक का है। 11 तारीख से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है और वो 6 तारीख तक जाएगी। तो आप इसका लाभ उठाइए क्योंकि बहुत न्यूनतम शुल्क में हम आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चंस मैंने कांस्टेबल के हिसाब से रखा है, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जो यूपीएससी पीएससी लेवल का हम जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वो नहीं मिलेगा, लेकिन कांस्टेबल के हिसाब से आपको क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारत की संविधान सभा किस योजना के तहत गठित हुई थी। इंग्लिश में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेट अप अंडर विच प्लान। तो जो संविधान सभा है वो किस प्लान के अंतर्गत गठित हुई थी। तो ऑप्शन देखेंगे, वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन या माउंटबेटन, ठीक। आंसर से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये कब आया था, 1945 में। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, 1946 में। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और माउंटबेटन आया था 1947 में। तो आप इसे गेस कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बना था, तो इसका आंसर क्या आएगा, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हमारा संविधान सभा को बनाया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनाई गई थी। इसका मतलब हाउ मेनी कमिटीज वर फॉर्म्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी समितियों का गठन किया गया था। तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है 22। तो 22 कमिटीज में कुछ मेजर कमिटीज थी जो हमने ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से कवर करी है, ट्रिक्स के माध्यम से हमने उसे याद किया है। इसके साथ ही साथ कुछ माइनर कमिटियाज भी थी, वो भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस समिति को लघु संविधान कहा जाता है या मिनिएचर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो विच ऑफ द कमिटी इज नोन एज मिनिएचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ड्राफ्टिंग कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, एडवाइजरी कमिटी या स्टीयरिंग कमिटी, इनमें से किसको लघु संविधान कहा जाता है। तो आप इजीली गैस कर सकते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे हमारे B.R. अंबेडकर जी, ठीक है। B.R. अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे और सबसे महत्वपूर्ण कमेटी के रूप में यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी को हम देख सकते हैं, ठीक। समझ आया इतना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। Who was the constitutional advisor to the constituent assembly। constituent assembly के constitutional advisor के रूप में कौन आए थे। ऑप्शन है B.N. राव, B.R. अंबेडकर, K.M. मुंशी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर भी बहुत फैक्चुअल है, आपको पता होगा तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर है B.N. राव जी। तो सर B.N. राव इनको हम पूरा कहते हैं, सर की उपाधि इनको मिली हुई थी। तो इसका आंसर है B.N. राव, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
बोरोड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फ्रॉम विच कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई। तो जो डीपीएसपी का हमारा कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया, कौन से देश से लिया गया, यूएसए से लिया गया, यूएसएसआर से, आयरलैंड से कि जापान से। तो डीपीएसपी का कंसेप्ट हमारा लिया गया था आयरलैंड से। जब हम संविधान पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि यूएसए से कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं, यूएसएसआर से कौन से लिए गए हैं, जापान और आयरलैंड से। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप उसका लेक्चर हमारे पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देखेंगे, एग्जाम के बाद देखेंगे, क्योंकि अभी आपको सिर्फ एमसीक्यूज में ध्यान देना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जब ऐसे डेट्स आ जाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 9 दिसंबर 1946। तो देखिए इसका सही आंसर तो है 26 नवंबर 1949। क्यों? बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में, या इसको हम बोलते हैं प्रस्तावना, प्रस्तावना में ये जो डेट है इस चीज को मेंशन किया गया है कि वी एज अ इंडियन हियर बाय अडॉप्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन एट 26 नवंबर 1949। मतलब हम भारतीय अपने आप को संविधान दे रहे हैं, और कब दे रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए इस डेट को लिया गया। बाकी के डेट्स की देखेंगे अगर हम, 26 जनवरी 1950 ये हमारा रिपब्लिक डे है। इस दिन पूर्ण रूप से संविधान जो है वो क्या हो गया था, लागू हो गया था, अपनाया गया था 26 नवंबर को, पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 15 अगस्त हमको पता है इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। और 9 दिसंबर 1946 जो था वो कहीं ना कहीं पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो पहला जो मीटिंग हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो आपको ऑप्शंस भी देखते चलने हैं, कल को अगर इसकी जगह ये क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक हुई थी या संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में बोल रहा है भारतीय संसद प्रणाली की अवधारणा किस देश से ली गई है। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन did India adopted the concept of parliamentary system। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर आपका आ जाएगा यूके। यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम का कंसेप्ट लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि बहुत दिन तक हम यूके की कॉलोनी के रूप में थे, और वहाँ का जो भी कार्य प्रणाली था वो हमें बहुत अच्छे से आता था, या हम उस कार्य प्रणाली से बहुत अच्छे से परिचित थे। इसीलिए यूके से जो कंसेप्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम का उसको अडॉप्ट किया गया है। हमको पता है दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। हमारे देश में कौन सा सिस्टम चलता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा किससे लिया गया है। इसका मतलब फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज टेकन फ्रॉम। तो ये जो कंसेप्ट है फेडरल स्ट्रक्चर का, लेकिन कैसा सेंटर रहेगा हमारा? स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसका मतलब सेंटर को ज्यादा शक्तियां प्रोवाइड करवाई जाएगी, परंतु स्टेट्स की भी अपनी अलग शक्तियां रहेंगी। तो ये जो कंसेप्ट है फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर का सी है तो सी से हम यहाँ पर कनाडा याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं 9th क्वेश्चन, किसने भारतीय संविधान को आकार में संघीय लेकिन आत्मा में एकात्मक कहा है। इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन है कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट कहा है। मतलब उसका आकार तो फेडरल है लेकिन उसकी स्पिरिट क्या है? यूनिटरी है। तो ये किस व्यक्ति ने कहा है? ऑप्शन देख लीजिए, बी आर अम्बेडकर, के सी वियरे, ग्रैनविल ऑस्टिन या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा के सी वियरे। ये बहुत ही क्लियर शब्दों में आपके लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड है। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए
उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था वही बाद में जाकर के प्रियम्बल का रूप ले लेता है या प्रस्तावना की रूप ले लेती है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो आप लोगों को इसका आंसर शायद पता होगा, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था और बिना किसी भी अपोजिशन के इसको पास कर दिया गया और बाद में यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रियम्बल का रूप ले लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर ओरिजिनली इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान में ओरिजिनली, ये शब्द आपको हाईलाइट करना है, ओरिजिनली कितने अनुसूचियां या कितने शेड्यूल्स थी? तो आज के समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। ठीक, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है या हमारा जो प्रियम्बल है वो कौन से देश से लिया गया है या कौन से देश से इंस्पायर्ड है? तो इसका आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा यूएसए। तो यूएसए से हमारा प्रियम्बल लिया गया है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा था? ये मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया है ऑफलाइन क्लास में कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। देखिए ऑप्शन, 2 साल 9 महीने और 8 दिन, 3 साल 6 महीने और 3 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 4 साल 5 महीने और 10 दिन। तो इसका सही आंसर है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 2118, ऐसे याद रख लीजिए। 2118 मतलब 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज हमारे भारत को संविधान बनाने में लगा। और हमारे भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हम जानते हैं। ठीक, 14 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः कठोर है और ना ही पूर्णतः लचीला है। इसका मतलब क्या कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नीदर होली रिजिड नॉर होली फ्लेक्सिबल। किसने कहा है? ये स्टेटमेंट जो है वो किस व्यक्ति ने कहा है, ये पूछ रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है क्या, ग्रैनविल ऑस्टिन, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो इस स्टेटमेंट को किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि हमारा भारत का संविधान ना तो पूर्ण रूप से कठोर है और ना ही पूर्ण रूप से लचीला है। समय समय पर वो कठोरता का भी प्रदर्शन करता है और समय समय पर लचीलेपन को भी वो दर्शाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है वो कौन से देश से लिया गया है? तो आपका सिंपल सा आंसर यहाँ पर हो जाना चाहिए यूएसएसआर, मतलब आज का रशिया। तो आज के रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज का हमने कंसेप्ट लिया है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट या मौलिक अधिकार के कंसेप्ट हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है वो कौन से देश से हमने लिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किसका मिश्रण है? मतलब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका किसका कॉम्बिनेशन है? यूनिटरी एंड फेडरल फीचर का, रिटन एंड अनरिटन लॉ, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम या ऑल ऑफ द अबव? तो आप थोड़ा सा इसमें एलिमिनेशन का अपना वो लगाइए। पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है कहीं ना कहीं, रिटन एंड अनरिटन लॉज नहीं है, अपने को रिटन लॉज फॉलो करने रहते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, तो आंसर आएगा यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स। मतलब आपको यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, इसके साथ ही साथ में फेडरल फीचर्स भी देखने को मिलेंगे और दोनों का मिक्सचर जो है कहीं ना कहीं भारत का संविधान दिखाता है। ठीक, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रावधान किस दे आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया? मतलब जो कंसेप्ट है इमरजेंसी वो कहाँ से आया, या इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा देखो, ऑप्शन है जर्मनी, यूएसए, कनाडा और यूएसएसआर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी। तो इमरजेंसी की अगर हम बात करते हैं
इमरजेंसी। तो इमरजेंसी आपका कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 18 में आता है, या हम इसको बोलते हैं भाग 18 में हम इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है या अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है? 352 से लेकर के 360 तक है। कितने टाइप के इमरजेंसी है? 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। एक क्या होगा? नेशनल इमरजेंसी। दूसरा क्या होगा? प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी। और तीसरा क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये 3 जो है वो इमरजेंसी आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, आपका जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल घोषित होता है वो, और वित्तीय आपातकाल, ये 3 आपातकाल हमको देखने को मिलते हैं। और इससे रिलेटेड अनुच्छेद आपका 352 से 360 के बीच में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। और भाग भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से भाग में इमरजेंसी के प्रावधान है और किससे लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़िए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मतलब हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन हमारे कौन थे? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे या जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये फ्रेंच प्रैक्टिस के द्वारा बनाया गया था। मतलब फ्रेंच रीति रिवाज ऐसे कहते हैं कि जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसको सबसे पहली बार प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन वो टेम्पररी होंगे। उनको सिर्फ एक ऑनर के रूप में प्रेसिडेंट बनाया जाएगा या उनको एक सम्मान दिया जाएगा। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनको सबसे पहली बार प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो वो कौन थे? आपके इंटरीम प्रेसिडेंट जिसको हम कहेंगे, एक और आप शब्द लिख लीजिए, इंटरीम, है ना, इंटरीम प्रेसिडेंट। तो इंटरीम प्रेसिडेंट हमारे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार बने थे। लेकिन हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक। इतना हो गया। अब देखिए, Which feature of the Indian Constitution denote the power of separation of power? मतलब भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को दर्शाती है? भारत के संविधान की ऐसी कौन सी विशेषता है जो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को बताती है या सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को बताती है? तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स बताती है क्या? पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशियल इंडिपेंडेंस या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो अगर आपने इसको अच्छे से अध्ययन इसका किया होगा तो आपको पता होगा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक ऐसा टॉपिक है जो सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बहुत अच्छे से बात करता है। किस तरीके से हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होते हुए भी इंटीग्रेटेड है, उनका अलग अलग कार्य जो है वो डिवाइडेड है, अलग अलग शक्तियों का पृथक्करण है। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं आपको शक्तियों के पृथक्करण के बारे में बात करती है कि लेजिस्लेचर का अपना अलग शक्ति होगी, है ना, एग्जीक्यूटिव का अलग शक्ति होगी और जुडिशरी का अलग शक्ति होगी। तो ये आपको कहीं ना कहीं इसका आंसर सी देखने को मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग संविधान की विचारधारा को दर्शाता है? इसका मतलब विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिलोसफी को कौन सा पार्ट दर्शाता है? पार्ट 1, पार्ट 3, प्रियम्बल या शेड्यूल 1, ठीक। तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि जो फिलॉसफी है हमारी वो प्रियम्बल के अंतर्गत दर्शाई गई है। प्रियम्बल में पूरी चीजें बताई गई है कि
हमारा संविधान किस किस चीजों से बना है और संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीजें जो है वो मुख्य रूप से जो है वो ऐड करी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रियम्बल हो जाएगा, या सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये आप इसको एक नहीं मानना है ना, इसको अभी तक हमने कितना क्वेश्चन पढ़ा है, 20 क्वेश्चन पढ़ा है, तो आप इसको 21 मानिए। ठीक, नंबरिंग में मत जाइए, क्वेश्चंस में जाइए। चलिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डज द टर्म रिपब्लिक इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज, मतलब संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है। तो संविधान की प्रस्तावना में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, जैसे कि रिपब्लिक दिया है, जस्टिस दिया है, इक्वालिटी दिया है, फ्रेटर्निटी दिया है, ये सभी शब्द जो है वो दिए गए हैं। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की बात करी गई है, और उसी तरीके से गणराज्य या रिपब्लिक की बात करी गई है। तो उस रिपब्लिक का मतलब क्या है, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का वंशानुगत ना होना, मतलब नॉन हेरिडिटरी हेड ऑफ स्टेट होगा, या संसदीय प्रणाली की बात यहाँ की गई है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करी गई है क्या, या केवल लोकतंत्र ओनली डेमोक्रेसी। तो यहाँ रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो रिपब्लिक का मतलब आपने बेसिक मतलब समझा होगा रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के बीच में, अगर आपको पता होगा तो आप जान सकते हैं कि इसका आंसर राष्ट्र अध्यक्ष का वंशानुगत ना होना है, मतलब नॉन हेरिडिटरी हेड ऑफ स्टेट। देखिए समझिएगा, जो रिपब्लिक है ना, और जो डेमोक्रेसी है, लोग इसको जनरली एक ही मानते हैं, मतलब गणराज्य है ना, और लोकतंत्र दोनों को एक ही मानते हैं कि इलेक्शन जहां पे होगा वही रिपब्लिक भी है और वही डेमोक्रेसी भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, जहां पर आपका इलेक्शन होता है, या जहां पर जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो क्या होगा, डेमोक्रेसी होगा। लेकिन जहां पर हेड ऑफ द स्टेट अगर वंशानुगत ना हो, मतलब नॉन हेरेडिटरी हो, है ना, मतलब हेड ऑफ द स्टेट कोई भी व्यक्ति अगर बन सकेगा, तब वो रिपब्लिक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, रिपब्लिक गणराज्य, इसका मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो नॉन हेरिडिटरी रहेगा, मतलब वंशानुगत नहीं रहेगा, और जो लोकतंत्र रहेगा उसमें इलेक्शंस होंगे। तो दोनों का अलग अलग मतलब है। हमारा भारत जो है वो रिपब्लिक भी है, मतलब गणराज्य भी है, और डेमोक्रेसी भी है उसमें, मतलब लोकतांत्रिक भी है हमारा भारत। ठीक है, तो इसके आपको दोनों के डिफरेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, चलिए आगे देखिए, The term justice in the preamble is ensured through which part of the constitution। तो ये जो शब्द justice है वो कौन से भाग के अंतर्गत अच्छे से justified है या अच्छे से इंश्योर किया गया है। ठीक है, मतलब प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द किस भाग से संबंधित है, तो ये जो शब्द न्याय दिया गया है वो कौन से भाग से संबंधित है। तो देखिए, भाग 4 किसके बारे में बात करता है, डीपीएसपी के बारे में। भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है, और प्रस्तावना ही पर्याप्त है क्या, मतलब प्रियम्बल इटसेल्फ इज सफिशिएंट। या भाग 5 मतलब संघ की कार्य प्रणाली, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भाग 3 या मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में हमको ये जस्टिस शब्द जो है वो देखने को मिलेगा, या जस्टिस शब्द जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, in which case was the preamble held to be the part of constitution। इसका मतलब संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा किस मामले में संविधान का अभिन्न भाग घोषित किया गया था। तो पहले ऐसा माना जाता था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है, लेकिन एक केस आया जिसके बाद ये बोला गया कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का एक अभिन्न भाग है या इंटीग्रल पार्ट है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा है, गोलकनाथ बनाम राज्य, केशव नंद भारती मामला, मिनर्वा मिल मामला, या शंकरी प्रसाद मामला। तो इन सभी में आपका ऑप्शन हो जाएगा केशव नंद भारती मामला या केशव नंद भारती केस। इस केस जो है ये कब आया था, 1976 में आया था। और 1976 एक सेकेंड ना, ये आया था आपका
1973 है ना। तो 1973 में ये केस आया था और इसके अंतर्गत ये बोला गया कि जो प्रियम्बल है इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखिए, What does the term liberty in the preamble implies? मतलब लिबर्टी जो शब्द है या स्वतंत्रता शब्द है उसका क्या तात्पर्य है। जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द दिया गया है स्वतंत्रता, तो उसका मतलब क्या है? केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है क्या? राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, जहां पे भी ये शब्द आता है ना ओनली, तो आप उसको सबसे पहले काट देंगे। क्यों? क्योंकि ओनली है ना, ऑलमोस्ट, ये वर्ड्स जो होते हैं ना ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्ररी होते हैं और लगभग ये वर्ड्स गलत ही होते हैं। तो इस तरीके के शब्दों को आपको काट देना है। वैसे इसका आंसर आपका बी है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर लिबर्टी या स्वतंत्रता का मतलब आप जो है ये मान सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे और आप स्वतंत्र हैं। आप कल को कुछ क्राइम कर रहे हैं और आपने बोला कि प्रियम्बल में तो स्वतंत्रता हमको दी गई है। स्वतंत्रता केवल विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की दी गई है और बाकी चीजों की नहीं दी गई है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कवर्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब भारतीय संविधान में संघ और उनका राज्य क्षेत्र किस भाग में आता है? तो देखिए, भाग 1 में आता है क्या? भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि भाग किससे किससे रिलेटेड है। भाग 4 किससे रिलेटेड है? भाग 3 किससे रिलेटेड है? आपका फंडामेंटल राइट्स, या इसको हम क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार, इससे रिलेटेड है। ठीक, ये जो है ये आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है ना, संघ के राज्य के दिशा निर्देशक तत्व। भाग 2 जो है वो किससे रिलेटेड है? यूनियन, एक सेकेंड ना, भाग 2 जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप से रिलेटेड है। और भाग 1 आपका जो बचा वो किससे रिलेटेड है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक, ये हमको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज बता देती हूँ, इससे आर्टिकल 1 से 4 तक ये डील करता है। ये जो है आपका 5 से 11 तक डील करता है। फंडामेंटल राइट जो है वो 12 से 35 तक डील करता है। फिर पार्ट 4 जो है वो 36 से 51 तक डील करता है। पार्ट 4 जो है वो 36 से 51 तक डील करता है। तो ये सभी पार्ट्स आपको देखना है। इसमें पूछा क्या गया है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो वो भाग 1 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 1 से 4 तक उसके प्रावधान है। ठीक, तो बाकी चीजों को भी आपको देखना है, ऑप्शंस भी आप एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द सिटीजनशिप? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत के नागरिकों से संबंधित है। तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो इसका आंसर होगा भाग 2, जिससे रिलेटेड आर्टिकल आपको 5 से 11 के बीच में देखने को मिलेंगे। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए, When was the word secular added to the preamble? मतलब प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता इस शब्द को कब जोड़ा गया या कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो सबसे पहला ऑप्शन मूल संविधान में था। क्या ये ओरिजिनली संविधान में मेंशन्ड था? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 44वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया या 61वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका आंसर आएगा इट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सुधार हुए थे। तो ये जो सेक्युलर शब्द है वो 42वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक, अच्छा, सेक्युलर जोड़ा गया था, इसके साथ ही साथ ना 2 शब्द और जोड़े गए थे। तो कौन कौन से वो 2 शब्द थे उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए कि 1976 के अमेंडमेंट में और कौन कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, चलिए 8th क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following part deal with the union judiciary? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघीय न्यायपालिका से संबंधित है, यूनियन जुडिशरी से संबंधित है? तो भाग 8, भाग 5,
भाग 11 या भाग 20। तो किससे किससे ये रिलेटेड है? तो संघीय न्यायपालिका से कौन सा रिलेटेड है? भाग 5 रिलेटेड है, या पार्ट 5 के अंतर्गत जितने भी यूनियन से रिलेटेड मामले हैं वो सभी भाग पार्ट 5 में मेंशन्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि जो संघीय न्यायपालिका है या यूनियन जुडिशरी है वो भी पार्ट 5 में ही रहेगी। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए पार्ट 9। पार्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? मतलब कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की बात करी गई है? तो पार्ट देख लीजिए, यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है? पार्ट आपका 18 बोल रहा है, पार्ट 20 बोल रहा है ना, पार्ट 19 बोल रहा है, या पार्ट 21 बोल रहा है? तो इसका आंसर आपका रहेगा संविधान संशोधन की बात जो है वो पार्ट 20 के अंतर्गत करी गई है। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करी गई है? तो 368। ये आर्टिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे भारत के संविधान का जो संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस सेशन का। इन विच पार्ट इज द पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन? मतलब कि कौन से भाग के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज या लोकल गवर्नेंस की यहाँ पर बात करी गई है? तो देखिए पार्ट 9 में करी गई है, पार्ट 10, पार्ट 11 या पार्ट 4 में करी गई है। तो इसका आपको आंसर पता होना चाहिए कि ये जो है वो कहीं ना कहीं पार्ट 9 में मेंशन किया गया है। देखिए पार्ट 9 में क्या मेंशन किया गया है? पंचायती राज मेंशन किया गया है। ठीक, पार्ट 9A में जो है वो क्या किया गया है? म्यूनिसिपैलिटी मेंशन किया गया है, या नगर निगम इसको हम बोलेंगे। और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन करी गई है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहायक समूह या सहायक समितियां जिसको हम बोलेंगे, सहायक समितियां, है ना, ये हमको याद रखते चलना है। तो ये आपके पूरे कितने क्वेश्चन हो गए? हमारे 30 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमारे सीजी कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अभी थ्योरी पढ़ने जाएंगे तो उससे आपको रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो जितने भी एमसीक्यूज हम आपको दे रहे हैं उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब किए। बहुत बहुत धन्यवाद।